हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो बेटा जी आज हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है। आज बेटा जी हम लोग जो टर्म डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जायांग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा जी जायांग को हम लोग पुष्प के मादा जनन अंग के नाम से जानते हैं। मादा जनन अंग। मादा जनन अंग का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा जो जायांग है यह पुष्प के मादा जनन अंग को प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होगा, तो इसीलिए इसे मादा जनन अंग के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा जी इसमें क्या याद रखेंगे, हमारा जो जायांग होता है यह एक या एक से अधिक स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर को हम लोग अंडप के नाम से भी जानते हैं, यानी पिस्टिल आकार पल। तो यानी हमारा जो जायांग है ये स्त्री केसर या अंडप से मिलकर बना है। अब इन स्त्री केसर या अंडप की जो संख्या होती है पुष्प के अंदर वो एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। तो इसके आधार पे पुष्प को दो भागों में बांट दिया गया। मान लीजिए अगर जायांग के अंदर पुष्प को नहीं बेटा जी, हम पुष्प को दो भागों में नहीं कहेंगे, हम जायांग को कहेंगे। तो अगर जायांग के अंदर स्त्री केसर की संख्या केवल और केवल एक है तो उस कंडीशन को बेटा जी हम नाम दे देते हैं एक अंडपी। एक अंडपी। लेकिन अगर जायांग के अंदर पिस्टिल की संख्या एक से ज़्यादा है तो इसे हम नाम दे देते हैं बहुअंडपी। बहुअंडपी। एक तो एक अंडपी, अब बहुत सारे हैं तो बहुअंडपी। अब अगर बहुत सारे हैं तो इसमें भी दो केस बनेगा। दो केस का मतलब अगर बहुत सारे अंडप हैं तो हो सकता है सारे के सारे अंडप एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हों। तो अगर सारे अंडप एक दूसरे से जुड़े हैं तो इसे बेटा जी हम लोग नाम दे देते हैं युक्त अंडपी। युक्त अंडपी। लेकिन अगर सारे के सारे अंडप एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो इसे बेटा जी नाम दे देते हैं अनयुक्त अंडपी। अनयुक्त अंडपी, सॉरी अंडपी। तो यहाँ पे हम लोग इतनी चीज़ें समझ गए। जायांग पुष्प के मादा जनन अंग को प्रदर्शित करता है। स्त्री केसर या अंडप से मिलकर बना होता है। जायांग के अंदर स्त्री केसर या अंडप की संख्या एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। एक है तो एक अंडपी, बहुत सारे हैं तो बहुअंडपी। बहुअंडपी में भी दो केस बनेंगे। अगर सारे अंडप एक दूसरे से जुड़े हैं तो युक्त अंडपी, और सारे के सारे अगर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो इसे अनयुक्त अंडपी कहते हैं। तो इतना समझ गए। तो अब बेटा जी हम लोग शुरू करेंगे स्त्री केसर की संरचना। ये है क्या, चलिए आगे। स्त्री केसर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। तो अगर बेटा जी हम लोग स्त्री केसर की संरचना देखें तो ये संरचना आप लोग पुष्प में भी देखे हैं। बेटा जी ये जो संरचना हमारी दिख रही है ये हमारी पूरी संरचना है स्त्री केसर की। अब अगर इस स्त्री केसर में देखें तो यह तीन भागों से मिलकर बना होता है। जो सबसे ऊपरी चपटा भाग है इसे हम नाम दे देते हैं बेटा जी वर्तिकाग्र। जो ये पतली नली नुमा संरचना है इसे हम नाम दे देते हैं वर्तिका। ये जो नीचे का फूला हुआ भाग है इसे हम नाम दे देते हैं अंडाशय। अंडाशय। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी अंडाशय, सॉरी स्टाइल।
अंडाशय यानी ओवरी। तो हमारा स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अगर हम वर्तिकाग्र की बात करते हैं तो ये बेटा जी इसका काम होता है अवतरण मंच का काम करता है। किसके लिए? पराग कणों के लिए। मतलब हमारे जो पराग कण होते हैं वो पराग कण जब पराग कोश से निकलते हैं तो ये कहाँ पर आकर लैंड करते हैं? तो आप क्या कहोगे बेटा जी? वर्तिकाग्र पर। तो वर्तिकाग्र का काम क्या हो गया? पराग कणों के लिए अवतरण मंच यानी लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। जब पराग कण यहाँ पर लैंड कर जाते हैं तो अब यहाँ से ये अंकुरित होकर के वर्तिका से होते हुए धीरे धीरे कहाँ तक आते हैं? अंडाशय तक। तो आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कैसे ये वृद्धि करते हैं। लेकिन अब आगे चले, ये तो हो गया वर्तिकाग्र। वर्तिका क्या काम करता है? पहली बात, वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़े रखता है, पतली नलीनुमा संरचना होती है। और जब पराग नली का विकास होता है तो ये रास्ता प्रदान करती है। लेकिन अगर बेटा जी हम नीचे का ये फूला हुआ पार्ट की बात करें तो इसको हम नाम दे देते हैं अंडाशय। अगर इस अंडाशय के अंदर देखें तो ये पूरा का पूरा खाली स्थान होता है जिसे अंड कैविटी यानी लोक्यूल भी कहा जाता है। अब इस अंडाशय के अंदर कुछ विशिष्ट यानी हम कह सकते हैं कुछ स्पेशल टिश्यू पाया जाता है। और इस स्पेशल टिश्यू को हम नाम दे देते हैं बेटा जी प्लेसेंटा। क्या नाम दे देते हैं? प्लेसेंटा। ये नाम इंग्लिश में ही याद रखना बेटा जी। अब ये जो प्लेसेंटा है इससे एक बहुत विशिष्ट प्रकार की संरचना का विकास होता है और उस संरचना को हम किस नाम से जानते हैं बेटा जी? बीजांड। ये जो हमारी संरचना है ये हमारा है बीजांड, ओव्यूल। तो इतने पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा। अब आगे बेटा जी इस बीजांड की संरचना को हमको बहुत डिटेल में पढ़ना, इसकी पूरी संरचना पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। बीजांड क्या होता है, इसका काम क्या होता है और ये कैसे काम करता है, यानी इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना। अब बेटा जी अभी हमने देखा बीजांड की संरचना, ये हमारा होता है चलो ये थोड़ा सा पतला हो गया, मोटा कर देते हैं। बेटा जी ये जो संरचना दिख रही है ये एक बीजांड की संरचना है। ये जो इसका स्टाक है इसको हम लोग बेटा जी बीजांड वृंत कहते हैं, बीजांड वृंत यानी फोनकिल। अब ये जो पूरी बॉडी संरचना दिख रही है इसी को हम बीजांड कहते हैं। अब बीजांड में आपको क्या क्या दिख रहा है, अगर ध्यान से देखें ये इसका आधारीय भाग होता है यानी बेसल पार्ट। इसको बेटा जी हम लोग नाम दे देते हैं निभाग, निभाग। चले जा। इसको आधारीय भाग क्यों कहते हैं? देखो बेटा जी जब बीजांड का विकास होता है एकदम प्रारंभ में, तो एकदम प्रारंभ में बीजांड इस तरह से होता है।
तो ये इसका आधार भाग होता है। और फिर ये आगे चल करके ऐसे पूरी तरह से ऐसे बेंट हो जाता है, यानी मुड़ जाता है, तो ये संरचना बना लेता है। तो ये वाला हिस्सा एकदम ऊपर आ जाता है, इसीलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं आधारीय भाग। आधारीय भाग को किस नाम से जानते हैं? निभाग। इसके बाद अगर हम देखें तो ये बीजांड हमारा 2 आवरणों से घिरा हुआ है, यानी हम दूसरे शब्दों में कहें, ये जो आवरण हैं इनको हम कहते हैं अध्यावरण। अध्यावरण की संख्या किसी किसी बीजांड में 1 होती है, किसी किसी बीजांड में 2 होती है, लेकिन ज़्यादातर पौधों में अध्यावरण की संख्या 2 होती है, तो इसीलिए हम लोग 2 बना के पढ़ते हैं। तो ये जो अध्यावरण है, बाहर वाले को कहते हैं बाहरी अध्यावरण और अंदर वाले को कहते हैं आंतरिक अध्यावरण। अध्यावरण, इंटीगमेंट। अब इसके अंदर अगर इस पूरे ऊतक की हम बात करें बेटा जी, ये जो पूरा अंदर का अंदर पूरा ये जो हिस्सा है हमारा, ये विशिष्ट प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। और इस ऊतक को बेटा जी हम लोग नाम दे देते हैं बीजांडकाय। क्या नाम दे देते हैं? बीजांडकाय, न्यूक्लियस। और इस बीजांडकाय के अंदर जब हम देखते हैं तो एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, एक बड़ी सी थैली नुमा संरचना पाई जाती है। और इस थैली नुमा संरचना को हम लोग भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा जी? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। अब अगर इस भ्रूण कोश की संरचना देखते हैं तो इसमें 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ उपस्थित रहती हैं, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ उपस्थित रहती हैं, और एक कोशिका इसका मध्य का होता है जिसमें 2 केंद्रक आपस में जुड़े रहते हैं। ये इसका मध्य की कोशिका हो गई। ये तो यानी बीजांड काय के अंदर एक थैलीनुमा संरचना है जिसे हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। इस भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ स्थित हैं। इन कोशिकाओं के बेटा जी हम लोग नाम दे देते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका यानी एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। अब हमने कहा इस भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरह। बीजांड द्वार क्या है बेटा जी? देखो ये जो अध्यावरण है यहाँ पे खाली रह गया है, तो खाली होने से यहाँ एक छिद्र बन गया है और इस छिद्र को ही हम लोग नाम दे देते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। अब 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ स्थित हैं। अब इसमें जो मध्य की कोशिका होती है वो काफ़ी बड़ी है, तो इस मध्य की कोशिका को हम नाम दे देते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका यानी एग सेल। यही बेटा जी हमारा मादा युग्मक का काम करती है। अब इस अंड कोशिका के जो 2 बगल में कोशिकाएं हैं इनको हम नाम दे देते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल। इसको सहायक कोशिका क्यों कहते हैं? अभी जब हम इसका विकास पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब इसके बेटा जी ये जो मध्य में केंद्रक है, इस केंद्रक को हम लोग नाम दे देते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक।
पोलर न्यूक्लियाई। ये जो बीच की कोशिका है इसे हम कहते हैं बेटा जी केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका यानी सेंट्रल सेल। तो बेटा जी बीजांड की संरचना में हमको इतने पार्ट याद रखने हैं। याद रखने का सिंपल तरीका है, एक बार इसको देखें, पढ़ें, समझें और उसके बाद याद करने के बाद 2 से 3 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लें, 100% याद हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या क्या देखना है एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। बीजांड काय जो होता है यह बीजांड दिंत द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, जैसा कि हम पीछे बनाए थे। अब इसके अंदर देखते हैं तो बीजांड काय मेनली यानी मुख्यतः 2 आवरणों से घिरा होता है जिसे अध्यावरण कह देते हैं। इस बीजांड यानी बीजांड के कुछ हिस्से पर यह अध्यावरण खाली रहता है तो एक छिद्र बन जाता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसके अंदर जो ऊतक उपस्थित होता है उसे बीजांड काय कहते हैं। इसका जो आधारीय भाग होता है उसे निभाग कहते हैं। बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश के अंदर 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ स्थित होते हैं जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ स्थित होती हैं। तो मध्य की कोशिका जो बड़ी होती है उसे नाम दे देते हैं अंड कोशिका, और किनारे की जो कोशिकाएं होती हैं इसे नाम दे देते हैं सहायक कोशिका। बीच की जो कोशिका होती है इसे हम नाम दे देते हैं केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका का जो केंद्रक होता है उसे नाम दे देते हैं ध्रुवीय केंद्रक। इतने नाम याद रखना है। एक टर्म यही और आप लोग याद रखिएगा, ये जो हमारा अंड कोशिका और सहायक कोशिका है इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय ये जनरली आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अंड समुच्चय यानी एग आपरेटस। एग आपरेटस। अब अगर हम बात करें बेटा जी अंड समुच्चय की तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अंड समुच्चय किसको कंसिस्ट करता है, तो केवल 2 नाम, क्या क्या, अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं। तो हमको नहीं लगता इसमें अब कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग को। हाँ बेटा जी एक चीज़ और बता दे रहे हैं, अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमारा भ्रूण कोश है इसका विकास कैसे होता है और इसके अंदर की जो संरचनाएं हैं इनका आगे चल कर के क्या काम होता है और ये कैसे बनती हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे और इसकी संरचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बेटा जी। थैंक यू। वीडियो को अच्छे से देखें, कमेंट करें, जो भी दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, अगर कोई समस्या है तो उसका कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अगले वीडियो में उसको और अच्छे से क्लियर कर सकें। अगर हिंदी ज़्यादा हो रहा है तो केवल इंग्लिश में हम कन्वर्ट करें, या इंग्लिश ज़्यादा हो रहा है तो हिंदी में हम कन्वर्ट करें। और कोई अगर समस्या हो तो हमको कमेंट बेटा जी ज़रूर करें। अभी शुरुआत है, अगर आप शुरुआत में कमेंट करके हमको बताएँगे कि सर ये समस्याएँ आ रही हैं तो उस समस्या को हम आगे की वीडियो में थोड़ा सा आगे की वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। अब बेटा जी थोड़ा सा नर्वसनेस बना हुआ है क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ, लेकिन हमको उम्मीद है जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें दूर होती जाएंगी, हम लोग अच्छे से समझ सकेंगे एक दूसरे को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।